तो आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत। इसमें देखेंगे उपापचय। सबसे पहले हमने वर्दी और जनन देख लिया था। वर्दी और जनन जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, दोनों ही। अब उपापचय देखिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कि जीवित जीव होता है ना, जीवित जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। कोई भी जीवित जीव है उसके शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे भोजन का पसीना, भोजन का पचना होना, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सबको उपापचयन कहती है। ठीक है, सभी जीव होते हैं वो रसायनों से मिलकर बने होते हैं। जीव रसायनों से, जैव रसायन होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं जीव। अब देखो कि निर्जीव में उपापचय पाया जाता है, तो देखेंगे कि निर्जीव में उपापचय नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि निर्जीव में कोई भी रासायनिक जीव जीव निर्जीव होते हैं उनके शरीर में न तो उपापचय पाई जाती है, कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, शरीर के बाहर कोशिका मुक्त निर्जीवों में शरीर पाया जाता है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में, देखो शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया हो सकती है। जैसे कोई परखनीय पात्रे में, या आम देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है परखनीय पात्रे में, लेकिन वो शरीर के बाहर है, वो कोशिका मुक्त तंत्र में, कोशिका मुक्त तंत्र में है। कोशिका मुक्त तंत्र में होने के कारण उसे एकाकी उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन विथड्रो कहेंगे, एकाकी उपापचय क्रिया है। क्यों? क्योंकि वह शरीर के बाहर है, वो न तो जैविक है, वो न तो जैविक है और वो एकाकी उपापचय क्रिया ही कहलाएगी। क्योंकि शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में परखनीय पात्रे में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एकाकी उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन में विड्रो न तो जैविक है। ठीक है, क्या आप देखेंगे कि जीवों का विशेष लक्षण है? क्या उपापचय जीवों का विशेष लक्षण है? अब हम देखेंगे कि जीवों का विशेष लक्षण, हाँ, क्योंकि उपापचय जीवों का विशेष लक्षण है। क्योंकि देखो जीवित जीव रासायनिक अभिक्रिया होती है, सभी जीवों में होती है। ठीक है, तो ये उपापचय है, तो ये सभी जीवों का विशेष लक्षण है। हम तो एकाकी उपापचय क्रिया देख ली। अब देखेंगे विशेष लक्षण। क्या जीवों का विशेष लक्षण है उपापचय? हाँ, जीवों का विशेष लक्षण है। अब हम देखेंगे जैविक क्रिया क्या होती है। कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में जितने भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जीव द्रव्य वातावरण के मध्य आदान प्रदान को ही जैविक क्रिया कहते हैं। जैविक क्रिया क्या होती है? कि जीव द्रव्य होती है, जीव द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, और जीव द्रव्य में जितने भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, और एवं जीव द्रव्य वातावरण के मध्य आदान प्रदान को जैविक क्रिया कहती है। तो जैविक क्रिया देख लीजिए ना, तो जैविक क्रिया देखा तो हमने जैविक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अब उपापचय क्रिया कितने प्रकार की हो जाती है, मतलब जितने भी शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। उपचयी, उपचयी, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और अपचयी, कैटाबॉलिक, बॉलिक। अपचयी और उपचयी और अपचयी। अपचयी, उपचयी अभिक्रिया क्या होती है? उपचयी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उपचयी रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, इसमें ऊर्जा हमारी खर्च होती है। ठीक है, वो ये उपचय करी अभिक्रिया। उपचय रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की पाई जाती है, उपचय और अपचयी। तो अब और देखें, उपचय जिसमें वे जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, और अपचय अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त किसमें होती है? अपचय में। आपको इसको याद रखना है। तो उपचय मतलब एनाबॉलिक, और अपचय मतलब कैटाबॉलिक। जिसमें उपचय मतलब जिसमें ऊर्जा खर्च होती है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा खर्च होती है उन्हें उपचयी, और अपचयी कैटाबॉलिक वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें अपचयी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, देखेंगे कि अब हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख लिया, अपचयी, उपचयी। अब हम देखेंगे उपापचयन क्या होता है, जीवों का विशेष लक्षण। हाँ, जीवों का विशेष लक्षण है। अब अगला 4 नंबर आता है हमारा कि संवेदनशीलता व अनुकूलता। संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। संवेदनशीलता क्या होती है और अनुकूलता क्या होती है? कि कोई भी जीव होती है, जैसे जीव अनुकूलता, कि कोई भी जीव होता है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक सभी जीव संवेदनशीलता व अनुकूलता दर्शाते हैं। देखिए कोई भी जीव है जो अपने पर्यावरण के वायु उद्दीपन, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण के वायु उद्दीपन जैसे भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन, पर्यावरण के वायु उद्दीपन, जैसे कोई जीव है, कोई जीव
कोई जीव पर्यावरण के बाह्य उद्दीपनों एवं जैसे पर्यावरण के बाह्य उद्दीपन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण के बाह्य उद्दीपन, एक है भौतिक, जिसने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कोई जीव जो पर्यावरण के बाह्य उद्दीपन जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और मतलब शरीर के पर्यावरण के बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाता है उसे ही हम संवेदनशीलता व अनुकूलता कहते हैं। सेंसिटिविटी एंड अडॉप्टिविटी, संवेदनशीलता को कहते हैं सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी एंड अडॉप्टिविटी कि संवेदनशीलता अनुकूलता क्या होती है। कोई भी जीव होता है पर्यावरण के बाह्य उद्दीपनों होती है, जैसे पर्यावरण के बाह्य उद्दीपन कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पर्यावरण में होने वाले जितने भौतिक रासायनिक और बाह्य उद्दीपनों प्रति जो अपनी अनुक्रिया दर्शाता है उसे हम वो जीव संवेदनशीलता अनुकूल है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि देखो कोई भी जीव है, जैसे कौन से जीव, जैसे प्रोकैरियोटिक से लेकर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक, ठीक है, से लेकर यूकैरियोटिक तक सभी जीव प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक सभी जीव बाह्य उद्दीपनों प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो क्या प्रोकैरियोटिक अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। अब देखेंगे पादप प्राणियों में देखो, सभी पादप प्राणियों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनन को दीप्तिकाल होता है ना, दीप्तिकाल मतलब उनके जनों का दीप्तिकाल, पादप प्राणियों का दीप्तिकाल मौसमी प्रजनक होते हैं। प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है कि पादप प्राणियों में दीप्तिकाल होता है, वो मौसमी प्रभावित करता है। तो क्या ये जीवों का विशेष लक्षण है। तो हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता व अनुकूलता यह जीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्योंकि जो विशेष लक्षण क्यों है, क्योंकि सभी जीव, लेकिन कोई भी ये पेन है, ये अपनी अनुक्रिया नहीं दर्शा सकती, बाह्य उद्दीपनों प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शा सकती, लेकिन मनुष्य हो गए और सभी पादप प्राणी बाह्य उद्दीपनों के प्रति या पर्यावरण में जितने भी मतलब पर्यावरण के संकेतों पर अनुक्रिया दर्शाते हैं या भौतिक जितने भी रासायनिक परिवर्तन हैं और अनुक्रिया दर्शाते हैं। इसीलिए ये कह सकते हैं कि संवेदनशीलता व अनुकूलता सेंसिटिविटी एंड अडॉप्टिविटी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो आगे पढ़ेंगे जीवन चक्र। 5 नंबर आ गया जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होता है। जीवन चक्र कि हम जन्म लेते, सब जीवन को आप ऐसे समझोगे जैसे हम जन्म कर लेते हैं, जन्म लेने के बाद वयस्क होते हैं, आप थोड़े बड़े वयस्क होते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, विकास होता है और वयस्क होते हैं और बाद में हम जनन करते हैं और बाद में हमारे वृद्धावस्था और बाद में मृत्यु, वृद्धावस्था एवं बाद में मृत्यु हो जाती है। और यही चक्र जो सभी संजीव, यह चक्र सभी संजीव अनुसरण करते हैं, उसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि देखो, सर्वप्रथम हम हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हम विकास करते हैं, विकास के द्वारा हम वैश्यक होते हैं, विकास होता है, वृद्धि होती है, वैश्यक होते हैं, वैश्यक हम जनन करते हैं, बाद में वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाती है। और यह चक्कर निरंतर चलता रहता है, संजीव चक्र का अनुसरण करते हैं और इसी चक्र के अनुसार चलते रहते हैं, यही जीवन चक्र कहलाता है। अब आगे देखेंगे, छठा है मतलब 6 नंबर है जीवन चक्र 5। और अब आगे देखेंगे 6 नंबर। अब देखेंगे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है। देखिए, कोई कोशिका है,
कोशिका के अंदर कोशिका है जो जंतु कोशिका पादप कोशिका कोई भी कोशिका है। अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगी, ठीक है, केंद्रक पाया जाएगा, हरित लवक पाए जाएंगे, मैं इसे बना रहा हूँ, हरित लवक पाया जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या होता है जीव द्रव्य कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। देखो, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। तो पूरी शरीर की कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो जीव द्रव्य में क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, हम समझाएंगे। अब जीव द्रव्य का काम क्या है कि देखो, कोई जीवित जीव है ना, उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है, जीवित जीव का सबसे बड़ा लक्षण उसके अंदर कोशिका है। सबसे बड़ा लक्षण कोशिका है। सबसे बड़ा लक्षण क्या है, कोशिका। अब कोशिका के अंदर जीव द्रव्य लक्षण है कोशिका। अब कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। अब कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। अब ये जीव द्रव्य क्या काम करता है कि जीव द्रव्य जीवित जीव मतलब कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ है ना, कोशिका के अंदर मतलब कोशिका शरीर के अंदर जीवित पदार्थ है ना, जीवित पदार्थ ही मतलब जो जीवित पदार्थ कहा जाते हैं वो जीव द्रव्य ही है। अब देखो, हमने देख लिया कि जैविक क्रिया क्या होती है, हमने देखा था कि जैविक क्रिया देखो, जीव द्रव्य के अंदर जितने भी रासायनिक भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जितने भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और जीव द्रव्य व वातावरण के मध्य आदान प्रदान को ही जैविक क्रिया कहते हैं। परिवर्तन जीव द्रव्य व वातावरण के मध्य आदान प्रदान होता है, वातावरण जीव द्रव्य व वातावरण के मध्य आदान प्रदान को ही आदान प्रदान ही हम क्या कहते हैं, उसको जैविक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लिएगा हमने कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य के अंदर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, और जीवित जीव का सबसे बड़ा लक्षण कोशिका है, मतलब और जीवित पदार्थ है ना शरीर के अंदर, वो भी हमारा जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य भौतिक रासायनिक जीव द्रव्य मतलब जितने भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जीव द्रव्य वातावरण के मध्य आदान प्रदान को ही जैविक क्रिया कहते हैं। अब हम 7 नंबर देखेंगे, जीव द्रव्य देख लिया। अब हम देखेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है, श्वसन कहते किसे, श्वसन देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जीव द्रव्य, देखो श्वसन, हाँ जीव द्रव्य देख लिया। अब हम देखेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो श्वसन, हम सांस क्यों लेते हैं, सांस ऑक्सीजन, हमारे श्वसन भोजन के लिए, हम हमारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसके लिए हम सांस लेते हैं, हम जीने के लिए सांस लेते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में कि सांस क्यों लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसके साथ होता है, ऑक्सीकरण होता है 6O2 के साथ। तो क्या बनाता है, देखो ऑक्सीकरण होने पर हम वो बनता है तो 6H2 प्लस 6CO2 और 673 केल्विन ऊर्जा बनती है, मतलब जिससे 673 केल्विन ऊर्जा बनती है, जिसमें से ATP के रूप में ऊर्जा का निष्कासन या ऊर्जा काम में ली जाती है। इसमें 60% ऊर्जा तो ऊष्मा के रूप में और 40% ऊर्जा हमारी ऊर्जा मतलब काम में काम आती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो 40% काम आती है। और क्योंकि देखो हमारा तापमान है, शरीर का तापमान निश्चित क्यों रहता है, क्योंकि हमारे 673 के एक्चुअल मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज 40% ऊर्जा के रूप में होती है। अब देखो श्वसन, अब देखो हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, ग्लूकोज होता है जैसे हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें सांस लेते हैं 60% ऊष्मा और 40% ऊर्जा के रूप में ATP के रूप में निकाल देते हैं। अब देखेंगे कि हम श्वास के ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेते हैं ऑक्सीकरण करने के लिए, और हमारे श्वास ऑक्सीजन से, और यदि हमें ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा, यदि हम बहुत तेज हम दौड़ते क्यों चले जाते हैं सवाल होगा। लेकिन हम देखो दौड़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए देखो क्या ग्लूकोज होता है C6H12 और O6 आप याद कर लीजिए। अब इसका ऑक्सीकरण होता है वो बिना
ऑक्सीजन की ऑक्सीजन होती नहीं है, ऑक्सीकरण ऐसे हो जाता है, ऑक्सीकरण ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीकरण में हमारे 673 केल्विन बनी। तो देखो अब हमने देखा कि C6H12 और O6 ऑक्सीकरण की उपस्थिति में करते हैं तो हम क्या बनता है कि 673 केल्विन की जगह 673 केल्विन की जगह कितनी को केल्विन बनती। तो बिना ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में देखो ऑक्सीकरण नहीं होगा ना, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा ना, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा कि लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। और केल्विन कितनी मिलेगी लैक्टिक अम्ल, और 28 KCl, 28 KCl केल्विन को लिखा जाता है के 28 केल्विन मिलेगी। अब ये 28 केल्विन और लैक्टिक अम्ल मिल जाता है तो हम तेज दौड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण, मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण हम थक जाते हैं मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण हम थक जाते हैं। अब लिखेंगे कि देखो कि शोषण लिखेंगे कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण 6O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। तो इससे क्या होगा कि 6 H2O मतलब अब लिखना है संतुलित किया गया है, H2 जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 673 केल्विन बनेगी, जिसमें ATP के रूप में ऊर्जा का होगा, ऊर्जा बनेगी 673 केल्विन, जिसमें 60% उष्मा के रूप में लिखे जाएंगे। इसीलिए हमारा तापमान, शरीर का तापमान निश्चित रहता है और 40% ऊर्जा के रूप में। और ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई यदि हम दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो या उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण तो होगा लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और 28 KCl ऊर्जा बनेगी, 28 KCl ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मांसपेशियाँ में एकत्रित हो जाए, लैक्टिक अम्ल है ना वो मांसपेशियों में एकत्रित हो जाए, मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण हमें थक जाते हैं। ये है श्वसन। अब श्वसन हम देखेंगे अब कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। अब हम देखेंगे श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। अब श्वसन कितने प्रकार होता है, श्वसन के प्रकार। अब श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, पहला होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कैसे कहते हैं कि जो श्वसन मतलब जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो श्वसन मतलब अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम कहेंगे अवायवीय श्वसन। अब श्वसन दो प्रकार का होता है। अब देखेंगे कि श्वसन होता क्या है। अब सीधी भाषा में समझिए तो सरल भाषा में तो श्वसन देखो, श्वसन हम श्वसन में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पर्यावरण द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, पर्यावरण द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और ATP के रूप में, और पर्यावरण के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन लेने के बाद ATP के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा और CO2 बनती है, तो CO2 को पर्यावरण में वापस छोड़ दिया और यही ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब श्वसन क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया है श्वसन, श्वसन कौन सी अभिक्रिया, श्वसन अपचय, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे CO2 मुक्त होती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसे ही हम अपचय कहते हैं। और अपचय रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक अपचय रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखेंगे श्वसन प्रकार देख लिया और श्वसन कहते क्या वो देख लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि श्वसन देख लिया। अब अगला आएगा कि पोषण, हम भोजन करना और भोजन बनाना, कि जीवों के द्वारा से हम जंतु भोजन खाते हैं, भोजन का अंतःकरण भोजन को जंतु द्वारा या जंतु एवं पौधे द्वारा भोजन बनाना एवं ग्रहण करना, बनाना एवं ग्रहण करना ही भोजन, पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है, जीवों द्वारा ग्रहण, जंतु द्वारा ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण कितने प्रकार का पाया जाता है, पोषण दो प्रकार का पाया जाता है। कौन से दो प्रकार का, आप देखेंगे कि पोषण दो प्रकार है, कौन से दो प्रकार का पाया जाता है। आप देखेंगे तो पोषण, सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण और परपोषी और स्वपोषी। अब परपोषी, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिससे पौधे, एग्जाम्पल में आप लिखना पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अपने भोजन के लिए परपोषी दूसरों पर, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी। जैसे मनुष्य, सभी जीव आदि परपोषी है। अब आगे देखेंगे, पोषण देख लिया, अब आगे देखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन देखो, हमने देखा श्वसन में, इस श्वसन में कि C6 ग्लूकोज होता है। देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीकरण करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है 6H2O, मतलब संतुलित क्या हुआ है, और 6CO2 प्लस 673 के लिए बनता है। तो इसमें 6CO2 है ना, वो शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है, इसे ही उत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहले श्वसन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, और ऊर्जा के रूप में ऊर्जा ले लेते हैं ऑक्सीजन द्वारा, और बचे हुए शेष पदार्थों को ही हम उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर त्याग देते हैं, इसे ही उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के बाहर अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना, अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना, ठीक है। अब आगे देखेंगे, उत्सर्जन देख लिया, पोषण और श्वसन देख लिया। अब हम देखेंगे कोशिका किस प्रकार की पाई जाती है शरीर में, हमारे मनुष्य के शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, अमीबा में कौन सी कोशिका पाई जाती है, जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो अब तो कोशिका को देखेंगे। कोशिका दो प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले कोशिका कहते हैं कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है, ठीक है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है, ठीक है। हमने देख लिया जीव संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका कितने प्रकार की, कोशिका भी दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी चीज आती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल, इसमें प्रोकैरियोटिक। और इसका प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो और कैरियोटिक। अब प्रो मतलब होता है प्राचीन, बहुत प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब कैरियन से निकला है। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, कि प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, वो जीवाणु। अब देखो ये कोशिका है, कोशिका, इसमें डीएनए होता है, वो ऐसे बिखरा रहता है, डीएनए बिखरा रहता है, और एक डीएनए से प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड वो केंद्रक, और ये कुछ ही जीवों में पाया जाता है, और ये यहाँ पर इसकी पूंछ होती है, और इसमें एक अंदर की ओर वलित बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। अंदर की ओर ये वलित बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। नीट में पूछा गया प्रश्न है कि देखो कोशिका है, कोशिका के अंदर मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके माइटोकॉन्ड्रिया से समतुल्य है? वो है मीसोसोम। ये मीसोसोम है जो श्वसन का कार्य करता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में भी श्वसन का कार्य, जो ऊर्जा बनाता है, श्वसन का कार्य करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब ये हो गई प्रोकैरियोटिक। और यूकेरियोटिक मतलब नई कोशिका, ऐसे मनुष्य हो गए, मछली आदि यूकेरियोटिक कोशिका के प्रकार है। मनुष्य यूकेरियोटिक कोशिका है। अब आगे देखेंगे कि यूकेरियोटिक नई प्रकार की कोशिका हो गई। यूकेरियोटिक कोशिका कैसी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका में देखो ऐसे, इसमें ये कोशिका कला, अंदर वाली कोशिका कला और बाहर वाली कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है, और जीवों में केवल कोशिका कला ही पाई जाती है। अब कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें और जीव मतलब जंतु में मतलब पौधों में हरित लवक पाया जाता है जो भोजन का निर्माण करता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन मतलब जो मीसोसोम के समतुल्य माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो मीसोसोम के समतुल्य है। और अब आगे देखेंगे
और ये होगी यूकेरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब आगे देखिए कि आज अब हमने कोशिका के प्रकार और कोशिका को देख लिया, कोशिका क्या होती है। अब देखेंगे कि जीव क्या कोशिका से बने होते हैं, चाहे जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सभी का जीवन हो कोशिका से बने होते हैं। कोशिका या कोशिका उत्पाद से, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, कोशिका या कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं सभी जीव। सभी जीव कोशिकीय एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और अब ये कोशिका देखो, हमने देखा कि शरीर में कोशिका विशिष्ट ऊतकों में होती है। इसी कारण मतलब कहीं पर चोट लगने पर वापस सही हो जाती है, क्योंकि कोशिका निश्चित आयु तक ही होती।